Hello students, today's our topic is chemical property of oxygen. ठीक है, 16 ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आज हम बात करेंगे। रिसेंटली हमने बात की थी कि 16 ग्रुप को हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन पे चले थे कि क्या उनका साइज होता है, क्या एटॉमिक साइज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, क्या एक्सेप्शन केस वहाँ पे आया था। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, जिन बच्चों ने नहीं देखा एक बार देख लें, एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं उनके। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि देखिए जो 15 ग्रुप हमने पढ़ा था तो 15 ग्रुप में बहुत कुछ हमने वहां से सीख लिया था। सेम वही रहेगा कि टॉप टू बॉटम आयनिक एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती चली जाएगी, नेगेटिव वैल्यू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। ये सब प्रॉपर्टीज जो 15 ग्रुप में थी वही यहाँ पे रहेंगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का केस था जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ हम लेके चल रहे थे, तो ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती थी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। उसका रीजन ये था कि नाइट्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम उसके हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा रहेगी। अगर हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में से किसकी ज्यादा होगी, तो हमारा आंसर रहेगा ऑक्सीजन। आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड ऑक्सीजन की ज्यादा रहेगी, क्योंकि अब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जा रही है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबिलिटी में आ गया है। ठीक है, ज्यादा स्टेबिलिटी में किस लिए आ गया, क्योंकि वहां पे हाफ फील्ड हो गया उसके कॉन्फ़िगरेशन के साथ। पी ब्लॉक में पी सबसेल जो थी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, 3 आ गए, ज्यादा से ज्यादा वहां पे 6 आ सकते थे। तो ये हमारा प्रीवियस चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा। आज हम प्रीवियस क्लास मींस प्रीवियस लेक्चर, ठीक है, आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो हमारा काम होता है तो वो हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। 16 ग्रुप की ही केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो जो ऑक्सीजन है ये अपने नॉर्मल ऑक्साइड्स जब फॉर्मेशन करती है तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करती है। रिएक्टिविटी की बात करें, लेकिन टॉप टू बॉटम में यहां लिख देता हूं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरिनियम एंड पोलोनियम। ऑक्सीडेशन स्टेट टॉप टू बॉटम क्या होती चली जाएगी, इसकी -2 होती है, इसकी -2 से लेकर के +6 और 0 भी शो कर सकते हैं। 0 सभी अपने एलिमेंटल स्टेट में शो करते हैं, +6 एंड +6। लेकिन +6 नीचे आते आते क्या हो जाएगी, लेस स्टेबल हो जाएगी, +4 इसकी मोर स्टेबल हो जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। वो हमने रिसेंट ग्रुप जब पढ़ा था तो वहां डिस्कस किया था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, जिन बच्चों को इनर्ट पेयर इफेक्ट को लेकर के कोई प्रॉब्लम है वो मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर के देख लें, जब ग्रुप 15 की स्टार्टिंग थी। आई थिंक इट वाज इन 7 यूनिट 7 एंड सेकंड लेक्चर, देख लेंगे एक बार वहां पे कि वो उसमें रहा होगा। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्लियर हो गई कि जो ऑक्सीजन था -2 में रहता है। ठीक है, तो यहां देखिए क्या रहेगा कि ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बट एक्सेप्शनली इट आल्सो शो +2 एंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट इन पेरोक्साइड ऑक्सीजन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये चीज हमें याद रखने की रहेंगी। देखिए, जब ऑक्सीजन O2F2 बनाएगा, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड फॉर्मेशन करेगा, यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहेगी, आप एक्स करके निकाल के देख सकते हो। OF2 में यहां +1 रहेगी एंड OF2 में क्या रहेगी, +2 रहेगी। जबकि अगर मैं बात करूं H2O2 की, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, -1 रहेगी। क्लियर है, नीचे जाएंगे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक आ सकता है। 1 बाय 1 करके हम समझते हैं सभी को कि कैसे ये होता है। ये ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 एंड 2p4। ऑक्सीजन के बाद आएगा सल्फर, 18 प्लस करेंगे इसमें 16 आ जाएगा, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p4।
ठीक है, ये हमारा केस था। अब यहां से देखिए क्या रहेगा, S के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 and 2 इलेक्ट्रॉन इज इन S ऑर्बिटल, 2s and 2p में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल होती हैं, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके रखता है। हंट्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि जब तक आप सिंगली फिल नहीं कर देते उसके बाद आप उनको पेयर, उसके से पहले आप उनको पेयर नहीं कर सकते। इसलिए जब हम पेयरिंग पे आएंगे तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे। और ये चीज ध्यान रखना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, एलिमेंट उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर वो उसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस और माइनस हो सकती है, लेकिन अगर वो एक्साइटेड स्टेट है तो माइनस कभी भी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ प्लस में आएगी, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने ही। अब ये प्लस और माइनस 2 का फंडा मैंने आपको पहले भी समझा दिया था कि अगर एलिमेंट अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी रहते हुए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस रहेगी, जबकि अपने से कम के साथ जुड़ा है तो माइनस रहेगी। यहां वही उसी चीज को फॉलो कर रहा था। OF2 की बात करें तो फ्लोरीन है, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। अगर मैं बात करूं H2O की तो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +-2 ही रहने हैं। ठीक है, पैरोक्साइड लिंकेज की हम बात करें तो ऑक्सीजन -1 में रहेगा। सल्फर पे चल के देखते हैं, फिर बाकी एलिमेंट्स नीचे ऐसे ही आते चले जाएंगे। S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं। P के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। S2 3px2 3pxy1 and 3pz1। एंड आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब थर्ड सेल में हम एंटर कर जाते हैं तो सब सेल वहां sp और साथ ही साथ d भी हमें मिलेगी। तो सीधी सी बात है, यहाँ d जो है वो क्या रहेगा, खाली है। तो ये क्या करेगा, जब अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक्साइटेड स्टेट में 3dxy1 dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ऐसे करके 5 हमारी ऑर्बिटल आ जाती हैं। तो एक इसमें चला गया। तो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन देखिए कितने रह गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। इट मींस सल्फर पॉजिटिव फोर्स शो कर सकता है। एक्साइटेड स्टेट में है तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ही शो करेगा, लेकिन एक्साइटेड में है तो क्या करेगा, प्लस शो करेगा। एक और एक्साइट करके इधर चला गया, इस टाइम +6 कर सकता है। तो जितने एक्साइट करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाएगा उतनी ही क्या करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होते चली जाएगी। ठीक है, तो ये इनका कॉमन सा था कि केमिकल प्रॉपर्टी में क्या कुछ रहेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हम बात करें तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी की बात करें तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाती है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, सल्फर उससे कम, सेलेनियम उससे कम, टैलेनियम उससे कम और पोलिनियम सबसे कम रिएक्टिव रहेगा। टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। देखिए एक क्वेश्चन मैं और यहां आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी मैंने क्या लिखा था, O2F2 लिखा था, देन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, हम क्या लिखेंगे, OF2 मान लो तो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ये ऑक्सीजन का फ्लोराइड है, ना कि फ्लोरीन का ऑक्साइड है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग माइंड लगाना, मैं 17 ग्रुप पे जब जाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कि ये अभी तक हम जितना भी कुछ पढ़ते आ रहे थे, जैसे मैंने बोला NO2 था, N2O5 था, H2O है, ठीक है, Na2O2 था, K2O है, LiO है, Li2O। तो ये जितने भी सारे के सारे क्या ऑक्साइड है, ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, ऑक्साइड है ये। और तो और फ्लोरीन के साथ छोड़ो Cl2O7 Cl2O3, इन कंपाउंड्स में भी क्या है, Cl2O3, ठीक है, ClClO4 HClO4। तो ये भी क्या है, क्लोरीन का
ऑक्सो एसिड्स में आते हैं तो देखिए ये क्लोरीन का ऑक्साइड है, क्लोराइड नहीं बोलेंगे इसको, ऑक्साइड बोलेंगे। ऐसा क्यों, ये आप लोग सोचना, ठीक है। कल के जब कॉन्सेप्ट हम चलेंगे, कल हमारे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसके बारे में बताया जाएगा आपको अच्छे से। तो रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम क्या होगी, डाउन होती चली जाती है। हमारा कॉन्सेप्ट आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ जब ये एलिमेंट्स रिएक्शन करेंगे तो ये H2E टाइप का क्या बनाएंगे, कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेंगे। H2E टाइप के कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे। तो H2E क्या है यहाँ पे, E इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे H2O बना, H2S बना, H2SC बना, H2TE और H2PO, ये रहेगा, ठीक है। बॉन्ड एंगल की बात करें तो टॉप टू बॉटम बॉन्ड एंगल जैसे नाइट्रोजन के हाइड्रेट्स में डिक्रीज होता जा रहा था वैसे यहाँ पे भी डिक्रीज होगा। बॉन्ड एंगल थोड़ा सा लगा जाता है, इधर हम चले तो बात करें, मैं लिख देता हूं इधर H2O बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री का रहेगा, ठीक है। नीचे जब H2S हाइड्रोजन सल्फाइड पे आओगे तो घट करके कितने हो जाता है, 92.1 डिग्री का बॉन्ड एंगल रह जाता है। उसके बाद जब आप आएंगे सेलेनियम पे तो 91 डिग्री का रहेगा और नीचे जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। इससे नीचे और भी ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा बट इसके बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे बिकॉज PO इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। यहाँ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनका खुद का कोई अस्तित्व होता नहीं है, रखे रखे अपने आप किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि इनके अंदर से अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली क्या होती रहती हैं, इजेक्ट होती रहती है। जैसे यूरेनियम 92 236 और 238 जो था वो रखा रखा लेड में कन्वर्ट हो जाता है, लेड 82 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एलिमेंट्स अपने आप को चेंज करते रहते हैं स्पॉन्टेनियसली। तो ये इनका क्या रहेगा बॉन्ड एंगल, H2O का बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री, H2S का 92.1 डिग्री, H2SC का 91 डिग्री और सेलेनियम का क्या रहेगा 90 डिग्री का रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता चला जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं मेल्टिंग पॉइंट के केस में H2O का सबसे ज्यादा, H2S का उससे कम, H2SC से कम और H2TE का सबसे कम रहेगा। रीजन वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो 15 ग्रुप एलिमेंट्स में हमने पढ़ा था नाइट्रोजन के केस के साथ। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए एक मात्र ऐसा हाइड्राइड है इस फैमिली का जो क्या रहेगा, कलरलेस एंड ऑर्डरलेस रहेगा। कलरलेस और ऑर्डरलेस, ना कोई कलर है ना कोई स्मेल है। बाकी जो इसके हाइड्राइड्स हैं ये आपको दिखाई दे, इसको छोड़ करके जो हाइड्राइड बच गए, अनप्लीजेंट स्मेल, असहनीय गंध, फाउल स्मेल और पॉइजनस नेचर के होते हैं, जहरीली गैसें हैं, ये गैसेस फॉर्म में पाई जाएंगी, जहरीली गैसें हैं। मेल्टिंग पॉइंट का केस आपको समझ में आएगा। बॉइलिंग पॉइंट भी सेम ट्रेंड को फॉलो करेगा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे और मैं आपको बताता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या कुछ रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट में देखिए क्या आता है, एक सेकंड, सॉरी इसको चेंज करते हैं, यहाँ H2S और यहाँ H2TE, इस तरीके से कुछ हमारा आएगा, ठीक है। ये इनका क्या रहेगा, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। बॉइलिंग पॉइंट भी सेम ट्रेंड फॉलो करेंगे। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं मैं लिख देता हूं इनके बॉइलिंग पॉइंट को भी इसके साथ साथ। सभी को पता है वाटर का हेड डिग्री यानी 373 केल्विन होता है, इसका रहेगा 273 केल्विन, ठीक है, 213 केल्विन, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट में लिख रहा हूं यहां पे। उसके बाद 373 213, हाँ, सल्फर का 213 केल्विन रहेगा, H2TE का 269 केल्विन और H2SE का 232 केल्विन। आपको सभी को दिख रहा है कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ये रखेगा
उसके बाद क्या रहेगा 269 का रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये और सबसे कम ये सेम बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड्स को हम फॉलो करेंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डिक्रीज होता चला जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट का केस मैं आपको समझाता हूं ऐसा क्यों होता है। देखिए हाइड्रोजन के अंदर क्या है, अगर हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर परसेंट है और एक हाइड्रोजन इधर है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन लोन पेयर के साथ ये मॉलिक्यूल अपनी बेंच शेप में बैठे रहेंगे, ठीक है। सभी को पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस वजह से स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर प्रेजेंट आपको मिल जाएगा। तो यहां जो स्लाइट चार्ज इसके अंदर है उसके बीच में क्या रहेगा, इंटरेक्शन शो करेगा और उस इंटरेक्शन की वजह से ये हम कह सकते हैं कि इसने क्या क्रिएट किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर ली। क्या क्रिएट की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बाकी हाइड्रेट से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा और वो आपके सामने है। बाकी नीचे जाएंगे तो क्या होगा, नीचे जाते जाते देखिए सल्फर के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं। अब H2O को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं एक साइड में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते उसका बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा हो गया, उसको साइड में रख दो। उसके अलावा क्या बचता है, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम बचते हैं। इनमें क्या होता है, सल्फर का जो सरफेस एरिया है वो कम है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, और नीचे जाते जाते सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाएगा। और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। रिसेंट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट का केस सिर्फ 2 ही चीजों पे डिपेंड करता है, पहला वन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन एंड सेकंड intermolecular force of attraction. Van der Waal molecular force of attraction also a type of intermolecular force of attraction in which very strong bonding is hydrogen bonding. सबसे ज्यादा strong हाइड्रोजन होती है, उसके बाद डाइपोल डाइपोल मोमेंट आता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल मोमेंट आता है, डाइपोल इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट, रनन फोर्सेज आ जाता है। ये सारे बहुत अलग कॉन्सेप्ट हैं, प्लस में पढ़ेंगे हम इनको, ठीक है। वोलेटिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हो कि वोलेटिलिटी में क्या रहेगा, सेम ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे वोलेटाइल के साथ। वोलेटाइल को जो सबसे जल्दी इवोपरेट होगा, तो सबसे जल्दी इवोपरेट कौन होगा, जो सबसे पहले बॉयल होगा, जो जितना जल्दी बॉयल होगा जल्दी इवोपरेट होगा। तो इवोपरेशन एंड वेपराइजेशन, मैं यहाँ एक डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन एंड वेपराइजेशन, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बोथ ऑफ देम। तो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, देखिए इवोपरेशन एक वो कॉन्सेप्ट है, एक वो फिनोमेना है जिसमें कोई भी लिक्विड स्पॉन्टेनियसली किसी भी टेम्परेचर पे कम या ज्यादा अपने आप वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आप सिंपली कह सकते हो इवोपरेशन इज प्रोसेस इन विच एनी लिक्विड कन्वर्ट इनटू इट्स वेपर एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे ये हो सकता है। जबकि बॉइलिंग की हम बात करें, वेपराइजेशन की हम बात करें, तो वेपराइजेशन क्या होगा, वेपर्स कब बनेंगे, जब आप उसको गर्म करोगे, गर्म करने के बाद जो वेपर बनेंगे वो होगा वेपराइजेशन। देखिए आपने स्पेशली हीट दी है उसको, वेपराइजेशन। तीसरा यहाँ पे एक चीज और आ जाती है कि सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं। बॉइलिंग और इवोपरेशन में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग एक फिनोमिना है जो बल्क फिनोमिना है, गर्म करोगे तो जब आप टेम्परेचर जो दे रहे हो वहां पे जो वेपर क्रिएट हो रहे हैं उन वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जो बराबर आ जाते हैं उसको कहा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जबकि इवोपरेशन के लिए आपको कोई स्पेशल टेम्परेचर नहीं देना, अपने आप जिस भी टेम्परेचर पे रखे है कम या ज्यादा होगा, इवोपरेशन तो होगा उसका, ठीक है। इवोपरेशन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे सरफेस एरिया हो गया, बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी लिक्विड, इन सब फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट्स आल्सो डिपेंड सम फैक्टर्स इन एट सम फैक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड इन सेकंड यूनिट सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे सेकंड यूनिट में। तो ये हमने पढ़ लिया। तो इवोपरेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट, सबसे लेस इवोपरेट, वोलेटिलिटी सबसे कम रहेगी H2O की। उसके बाद आता है एसिडिक करैक्टर, यहीं से आपका एसिडिक करैक्टर को क्लियर करता हूं। एसिडिक करैक्टर में क्या रहेगा, जो सबसे जल्दी क्या छोड़ेगा, हाइड्रोजन को छोड़ेगा। तो हाइड्रोजन को छोड़ने के लिए देखिए साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज क्या होगा, एलिमेंट का बढ़ रहा है और एलिमेंट का साइज बढ़ेगा तो इजीली हाइड्रोजन को छोड़ेगा। तो एसिडिक करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा।
ये हम समझाते हैं आपको यहां से। देखिए मैं एक से समझा देता हूं, आई थिंक आप लोग समझ जाएंगे। ये हाइड्रोजन है, ठीक है। सल्फर के केस में क्या रहेगा, सल्फर का एलिमेंट बड़ा है तो ये जो बॉन्ड लेंथ है वो भी ज्यादा हो जाएगी, दोनों को ही तोड़ना है तो पहले कौन सा टूटेगा, ये टूटेगा। और नीचे जाएंगे तो ऐसे क्या होता है, चला जाएगा बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो जो सबसे पहले H प्लस को लेके बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव जो बाहर निकाल देगा वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। उस फॉलो ये कर रहे हैं, ठीक है। एसिडिक करैक्टर की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ इसकी Ka वैल्यू आपको लिख देता हूं। Ka वैल्यू रहती है Ka फॉर एसिड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फॉर एसिड। जैसे हम pH वैल्यू निकालते हैं pH स्केल पे ही Ka, इसकी जो रहेगी H2O की 1.0 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है। उसके बाद H2Te 1.3 इंटू 10⁻⁻7, 1.3 इंटू 10⁻⁻4 एंड 2.3 इंटू 10⁻⁻3। ये इनकी क्या रहेगी, Ka वैल्यू रहेगी, ठीक है। pKa एंड Ka वैल्यू ऐसे आता है, ऐसे करके आता है, तो Ka वैल्यू इनकी ये रहेगी। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे आप इनको गर्म करते जाओगे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की वजह से इजीली क्या होते चले जाएंगे, टूटते चले जाएंगे, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी सेम ऑर्डर को फॉलो करेगी। उसके बाद रेड्यूसिंग करैक्टर की बात करते हैं, रेड्यूसिंग करैक्टर भी एक सेकंड, थर्मल स्टेबिलिटी सेम ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगी। थर्मल स्टेबिलिटी में क्या आएगा, H2O सबसे ज्यादा थर्मली स्टेबल है, H2Te उससे कम, H2Se उससे कम एंड H2Te सबसे कम स्टेबल रहेगा। सॉरी इट वाज बाय मिस्टेक, यहां H2S आना, ठीक है। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। एसिडिक करैक्टर है, यहां लिख देता हूं मैं थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इस ग्रुप में थर्मली लेस स्टेबल होगा सबसे H2Te एंड रिड्यूसिंग करैक्टर, भाई देखो सीधी सी बात है, रिडक्शन जो करवाएगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिडक्शन करवाने के लिए हाइड्रोजन देना पड़ेगा। आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन सबसे पहले कौन देगा, सबसे पहले हाइड्रोजन H2Te देगा, मींस सबसे ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। मैं इधर लिख देता हूं, वैसे ऐसे करैक्टर के सेम मॉडल को फॉलो करेगा। H2O, H2S, H2Se एंड H2Te, ये करैक्टर रहेगा रिड्यूसिंग करैक्टर। लिख देता हूं इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग करैक्टर। स्पेशली फॉर HBSC में यहां कहना चाहूंगा हरियाणा बोर्ड वालों के लिए कि ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जहां से क्वेश्चन निकल के आते हैं, ठीक है। वहां आपको ऑप्शन में दे देंगे कि विच वन हैव मोर Ka वैल्यू, यानी कि कौन सा ज्यादा एसिडिक रहेगा, कौन सा ज्यादा थर्मली स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारा यही कॉन्सेप्ट रहेगा, आज हम इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो जो डेली का काम है आपको जो करना है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा रिस्पॉन्स अगर आपकी तरफ से हमें मिला हमारे वीडियोस पे तो हम इससे ज्यादा बेस्ट आप लोगों के लिए करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हमारी स्टडी इतनी रहेगी, आज का कॉन्सेप्ट इतना ही है। कंटिन्यू करें, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करें। थैंक यू।